नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं वन वानिकी योजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या, चार्ट और मैप के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो 30 अप्रैल को होने वाली थी वो टल गई थी। अब नया डेट आ गया है। जिस दिन सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला था, सीडीपीओ के एग्ज़ाम के जगह पे अब 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग अब एकदम से कमर कस लीजिए। आज से लगभग 2 महीना, अब 2 महीना में भी एक दिन कम हो गया, लगभग 2 महीना बच गए हैं। गिनती के आपको 60 दिन बच गए हैं। तो अपने तैयारी को ना धार देना होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम इस दिन को नहीं होगा, 7 मई को एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अब कोई आपके मन में कोई सवाल शंका नहीं होनी चाहिए और अपने तैयारी को ना एक लेवल पे पहुंचा दीजिए जहां से कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। मैं इस प्रयास में अपने तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं कर रहा हूं और आगे और भी करूंगा। आज जो है ये बिहार के ज्योग्राफी का अंतिम वीडियो होगा। इसके साथ ही आप लोग का बिहार का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के 2-3 चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे और फिर मेरा लक्ष्य होगा कि जो करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स, ऑलरेडी इस चैनल पे एसपीडी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। साक्षी मैम के द्वारा वो वीडियो लाया जा रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और मैं अब प्रतियोगिता दर्पण का भी जो सीरीज जो चल रहा था, जो कि रुक गया था, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। बिहार ज्योग्राफी के समाप्त होने के बाद मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा। प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के टोटल 12-13 महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको मैं कवर करवाऊंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसको कवर करवा दूं। करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि अपनी तैयारी में कहीं ब्रेक ना लगे। और जो भी आपके मन में शक शंका हो, आप लोग इस जो चैनल का अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप लोग रखिए या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिए। आप लोग अपने शक और शंका या फिर कोई भी मन में सवाल हो आप लोग रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके अनुसार आपके लिए प्रयास करूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। वर्षा की आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये आज का जो वीडियो है ना उसी का सेकेंड पार्ट है। वन से बिहार और भारत के वन से संबंधित जो रिपोर्ट आई थी ISFR 2021, उससे 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज के वीडियो देखने से पहले ना उन दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तभी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग मैं ज़्यादा जो फोकस करेंगे ना वो जो अभयारण्य है या फिर वन्य जीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य है उस पर फोकस करेंगे या फिर वन वानिकी से संबंधित जो बिहार की योजनाएं हैं उस पर फोकस करेंगे। वन से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो अब प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर बिहार के मानसूनी पर्णपाती वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब व्याख्या को आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा दोस्तों। बिहार के मानसूनी पर्णपाती, आप सभी को पता है कि बिहार में मानसूनी पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं जिन्हें वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप सभी को पता है, मानसून वाला क्लास में मैंने आप सभी को समझाया कि उत्तर बिहार में जो वर्षा होती है वो अधिक होती है, दक्षिण बिहार में कम होती है। तो उसी तरह यहाँ पे वन भी, उत्तर बिहार के जो वन हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन है और दक्षिणी बिहार के शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण क्षेत्र, जहां 120 से 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्द्र पर्णपाती वाला क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है दक्षिण बिहार का, ये शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की वर्षा की मात्रा कम है
और यहाँ वर्षा की अधिकता है इस कारण। ठीक है, अब शुष्क पर्णपाती कैमूर की पहाड़ी, ये है कैमूर की पहाड़ी, और ये छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी छोर। तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। कैमूर की पहाड़ी एवं छोटानागपुर की पहाड़ी का उत्तरी ढलान में जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यह क्षेत्र है कहाँ, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो कि ये जिले कौन कौन से, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सारे जो जिले हैं ना, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं। सो टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो आर्द्र पर्णपाती जो वन है वो पश्चिमी चंपारण के में पाए जाते हैं, और वह पश्चिमी चंपारण पड़ता है बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न, शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपको मैप याद होगा तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप लोग मैप को इमेजिन करिएगा दिमाग में, किस तरह मैप में नीचे के कुछ क्षेत्रों में हरा और ऊपर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ हरे स्पॉट दिख रहे थे, वो सैटेलाइट से लिया गया फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, गया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, नालंदा। तो ग से गौतम बुद्ध अभयारण्य और ग से गया, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया जिले में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य के बारे में एक ब्रीफ। जिला कौन सा, गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ, और यहाँ निम्न प्रकार के चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण, चीतल इत्यादि जो जीव है, वन्य जीव, वो पाए जाते हैं। अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे, बिहार के नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, बाकी सभी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन वन्य जीव अभ्यारण्यों की सूची हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज, टीएल वाइज याद कर लेंगे। जिलों से पूछे जाते हैं प्रश्न मैक्सिमम कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके याद करेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके स्थापना से रिलेटेड भी क्वेश्चन में हम लोग याद करेंगे, जिससे धीरे धीरे करके ये जो लिस्ट है ना, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको आप लोग अच्छी तरह से किस जिले में है कम से कम इतना याद कर लीजिए। और कुछ विशेषताएं हैं तो उसको हम लोग उसको भी देख लेंगे, जहां मैं पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको क्लियर कराऊंगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, बस वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ है, तो गया जिला में है। स्थापना कब हुई थी, 1976 में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, भीम मुंगेर, थोड़ा सा आप लोग ना जोड़ दीजिएगा, भीम मुंगेर मुंगेर, 1976। गर्म जल का असीम स्रोत इस अभयारण्य में आपको मिलेगा। हम लोगों ने जो गर्म जल कुंड देखे थे तो उसमें भी मिला था राजगीर और मुंगेर में अधिकतर गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य है उदयपुर अभयारण्य, 1978, किस जिले में, पश्चिमी चंपारण में। चौथा है वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह किस जिले में है, यह भी पश्चिमी चंपारण में। इसकी स्थापना 1978। तो हम लोग 4-4 बंच करके याद करेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध 1976, भीम बांध 1976, गौतम बुद्ध ग से गया, भीम म से मुंगेर, उदयपुर अभयारण्य और वाल्मीकि अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। और ये दोनों जो वन्य जीव अभयारण्य है ये चंपारण में है। ठीक है, तो ये 4 का सेट हम लोगों ने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। गया स्थित गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य और भीमबांध अभयारण्य, इन दोनों की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, नालंदा। तो गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। भीम, म पे जोड़ दीजिए, भीम, भीम बांध, म से भीम और म से मुंगेर हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग ना बस ऐसे ट्रिक में थोड़ा सा जोड़ दे के हम लोग चलेंगे और सारी चीज़ें इजी वे में याद होती चली जाएगी। गौतम बुद्ध गया, भीम, भीम बांध मुंगेर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर। जिला कहाँ? तो मुंगेर में। स्थापना 1976 में। क्षेत्रफल तो 681 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। उसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। मनोरम पहाड़ियों, प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरे भीम बांध में गर्म जल के असीम स्रोत है। गर्म जल के कुंड आपको मुंगेर में देखे जाते हैं। मैक्सिमम गर्म जल के कुंड मुंगेर में ही हैं। जाड़े के दिनों में यह युवाओं के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन जाता है, क्योंकि एक तो ठंडी का दिन, ऊपर से गर्म जलधर, कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, जो लोग वहाँ के हैं वो उनको तो पता ही होगा। यह यहाँ मुख्य रूप से बाघ एवं हाथी पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गया यहाँ गया नहीं हो गया, गलती से गया हो गया मुंगेर। मुंगेर देखिए, हम लोग को याद है, चीज़ें याद की है, तब तो हमको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मिस हो गई है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मुंगेर स्थित भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1969, 1976, 1978, 1990। तो 1976 भीम बांध और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने गया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, नालंदा। तो हम लोग ने 4 का सेट देखा था, गौतम बुद्ध, गया, भीम बांध, मुंगेर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिला कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण। स्थापना 1978। क्षेत्रफल 929 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उसमें भी इस बार जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, उसमें बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड का भी सर्वेक्षण किया गया है। तो उसमें बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और उसमें भी यह आपको क्षेत्रफल दिखेगा 929 वर्ग किलोमीटर। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के देखने से पहले। विशेषता, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पहले भी हम लोग ने चर्चा की, तथा 1994 में स्थापना हुआ 1978 में, लेकिन 1994 में इसे राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह भारतीय बाघ, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, का निवास स्थल है। तो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1994, 1996, 1978, 1990। तो 1978 में तो इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ऑप्शन है 529 वर्ग किलोमीटर, 629 वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर, 929 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर है, व्याख्या में हम लोग ने देखा था, यह टाइगर रिजर्व 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर, इन दोनों की स्थापना 1976 में। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
पश्चिमी चंपारण और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, इन दोनों की स्थापना 1978 में। ठीक, तो ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ट एक बार फिर से। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य 1978, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 1978, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक बंच में हम लोग आगे याद करेंगे इन 4 वन्य जीव अभ्यारण्य को। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित नहीं है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है तो अभी तक हम लोग ने जो देखा उसमें 2 हम लोगों को मिले थे 4 में से। कौन कौन? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो हाँ ये भी पश्चिमी चंपारण में। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भीम बांध, भीम म से मुंगेर, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। बाकी उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये दोनों पश्चिमी चंपारण में है, और दोनों की स्थापना 1978 में हुई थी। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य को 1994 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य और उससे संबंधित जिलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था उसके अनुसार गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 गया, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 मुंगेर, वाल्मीकि नेशनल पार्क 1978 पश्चिमी चंपारण, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 क्या नालंदा? नहीं, पश्चिमी चंपारण। इसलिए गलत उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में ना होकर पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट को एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। एक कहते हैं ना 100 चीज पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 100 बार पढ़िए। हम लोग इस चार्ट को इतना बार देखेंगे ना, इतना इजी में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना में स्थित एकमात्र जैविक उद्यान है। पहला सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया 4 का, बाकी के 4 में अब हम लोग आते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, राजीव गांधी जैविक उद्यान, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान, राहुल गांधी जैविक उद्यान, इंदिरा गांधी जैविक उद्यान। तो बिहार की राजधानी पटना में एकमात्र जैविक उद्यान है जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। एक बार इसको देख लेते हैं, जिला कहाँ है? तो पटना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1969 में। क्षेत्रफल 153 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पटना स्थित चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान है। पटना चिड़ियाघर के नाम से फेमस है। यहाँ पे हम लोग टाइगर रिजर्व का फोटो लगा दिए हैं जो कि सरासर गलत है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क के जगह पर मैं टाइगर रिजर्व का ही फोटो गलती से मिसप्रिंट हो गया। यह जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन के संदर्भ में देश के उद्यानों में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ गैंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ आदि देखने को मिलता है। आप लोग कई ना कई बार इसमें जरूर गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1955, 1969, 1976, 1990। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, व्याख्या में देखा कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना स्थित है उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा अभ्यारण्य देश में गैंडा प्रजनन में प्रथम स्थान रखता है? गोगाबिल पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इस प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि गैंडा प्रजनन के संदर्भ में देश में प्रथम स्थान रखता है संजय गांधी जैविक उद्यान। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी हम लोग चार्ट को रिकॉल करेंगे फिर याद हो जाएगा। गया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, नालंदा। तो राजगीर जो ऑलरेडी नालंदा में पड़ता है इसलिए इसका सही उत्तर होगा, आप नाम से भी पकड़ सकते हैं, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा। अब हम लोग यहाँ चार्ट देखते हैं, ये बंच याद हो गया है, शुरू के 4, नीचे वाले 4। संजय गांधी जैविक उद्यान 1969 कहाँ है? तो पटना में, और गैंडा प्रजनन के लिए देश में प्रथम स्थान रखता है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। तो 78 में उदयपुर, 78 में वाल्मीकि और 1978 में राजगीर। और यह किस जिले में है? तो नालंदा। राजगीर खुद नालंदा में पड़ता है। फिर 2 डॉल्फिन अभ्यारण्य है बिहार में। पहला है विक्रमशिला, और आपको पता होगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुल रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो गंगा घाट के करीब में पटना कॉलेज के पास यहाँ बन रहा है बिहार का एकमात्र अपने तरह का, भारत का एकमात्र
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे डॉल्फिन अभयारण्य भी है, कहाँ, बिहार में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। यह कहाँ पे है, तो भागलपुर में। और भारत में अपनी तरह का प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य है। सॉस जो डॉल्फिन है ना, सॉस नामक डॉल्फिन के लिए यह जो डॉल्फिन अभयारण्य है वो फेमस है। कहाँ पे, तो विक्रमशिला, भागलपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। और दूसरा डॉल्फिन अभयारण्य है परमान। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो अररिया में। अररिया आपको उत्तर में मिलेगा, नेपाल से सटे उत्तरी जो सीमा है वहाँ पे मिलेगा, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो मैप में आप माइंड मैपिंग करिएगा, याद हो जाएगा। भागलपुर में है कौन, विक्रमशिला, और अररिया में है परमान। भागलपुर 1990 और परमान 1995। ठीक है, सूडान सहाय नामक प्रकृति वैज्ञानिक ने इसकी यहाँ से 15 डॉल्फिनों की खोज की थी और तब से इसे डॉल्फिन अभयारण्य घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इसको याद करेंगे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो अररिया, भागलपुर, नालंदा, पटना। तो भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिला भागलपुर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। मान्यता इसको कब मिली थी डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में, तो 1990 में। और डॉल्फिन क्षेत्र कितने, तो 50 किलोमीटर के क्षेत्र को डॉल्फिन क्षेत्र घोषित किया गया है गंगा नदी पर। यह भारत में अपनी तरह का प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य है। बिहार सरकार ने इसे वर्ष 1990 में डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता दी। भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से कहलवा गांव तक गंगा नदी में 50 किलोमीटर के क्षेत्र को डॉल्फिन अभयारण्य के लिए संरक्षित रखा गया है। कहाँ से लेकर, तो सुल्तानगंज से कहलगाम तक, भागलपुर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागलपुर स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को बिहार सरकार ने किस वर्ष डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता दी थी, तो अभी व्याख्या में हम लोगों ने चर्चा की, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो अररिया जिले में स्थित है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, उदयपुर चंपारण, वाल्मीकि नगर चंपारण, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, राजगीर अभयारण्य नालंदा, विक्रमशिला भागलपुर और परमान अररिया। और ये साल जो है अपने आप याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध और भीम बांध 1976, उदयपुर और वाल्मीकि और राजगीर 1978, संजय गांधी 1969, विक्रमशिला 90 और परमान 95। एक एक करके धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम लोग पक्षी विहार या पक्षी अभयारण्य की सूची देखेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे। हम लोगों ने वन्य जीव अभयारण्य में जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं उनको तो देख लिया। अब जहाँ पे पक्षी विहार है, झील, जहाँ जिस झील में पक्षी विहार, पक्षियों का वास है, उसे पक्षी विहार या पक्षी अभयारण्य कहते हैं। अब इनकी हम लोग सूची देखेंगे। यहाँ भी 8 है, 4-4 करके हम लोग इसे याद करेंगे। काबर झील पक्षी विहार, तो हम लोगों ने जलप्रपात और झील वाला जो एक चैप्टर था, इन सारे झीलों के नाम हम लोग ऑलरेडी पता है, कुछ याद भी होगा। आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, आपको झील याद हो जाएंगे। अब हम लोग उन्हीं झीलों में ना उसको पक्षी विहार घोषित किया गया है, पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। काबर झील पक्षी विहार बेगूसराय में, और इसे पक्षी विहार की स्थापना कब की गई, तो 1989 में। राज्य सरकार ने पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे मान्यता दी 1989 में। काबर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में, तो वो झील के अंदर ही हो गया काबर झील पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार। रूस, मंगोलिया एवं साइबेरियाई पक्षी यहाँ आते हैं। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था जब भी बिहार के जलप्रपात, झील और गर्म जलकुंड वाला वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो उसमें इसकी चर्चा की है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल काबर झील है। और काबर झील पक्षी विहार 1989 में सरकार ने इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता दी और बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अब कुशेश्वर पक्षी विहार, यह कहाँ है, तो दरभंगा में है। कुशेश्वर झील और कुशेश्वर पक्षी विहार वही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार में इसे गिना जाता है। बक्सर पक्षी विहार, यह बक्सर में है। कश्मीरी लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जो बक्सर पक्षी विहार है, बक्सर पक्षी अभयारण्य, कश्मीरी जो एक पक्षी है लालसर, इसके लिए प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ बरसात के मौसम में ये पक्षी यहाँ आता है। ठीक,
और चौथा है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी पक्षी विहार के रूप में, और यह कटिहार जिले में पड़ता है। इस पक्षी विहार में धनुषाकार झील है। ये जो गोगाबिल पक्षी विहार है ना, तो ये धनुषाकार झील के लिए प्रसिद्ध है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। तो काबर कहाँ, तो बेगूसराय। कुशेश्वर कहाँ, तो दरभंगा। बक्सर, तो बक्सर। गोगाबिल, कटिहार। इस चार को श्रेणी को लेकर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काबर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, कटिहार। तो बेगूसराय सही उत्तर होगा, बेगूसराय। अब हम लोग व्याख्या में इसकी चर्चा करते हैं अलग से। बेगूसराय में 1989 में इसे मान्यता मिली पक्षी अभयारण्य के रूप में। काबर झील तो सब शुरू से ही था, बस पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे सरकार ने मान्यता दिया 1989 ईस्वी में। 63 वर्ग किलोमीटर में लगभग यह फैला हुआ है। रूस, मंगोलिया व साइबेरियाई देशों के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ 110 प्रकार के अनेक प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई है। कावड़ झील को देश का 29वां रामसर साइट घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में 39वां रामसर साइट। वर्तमान में भारत में टोटल 49 रामसर साइट है, और इसे 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था। और बिहार का एकमात्र रामसर साइट है कांवर झील, और वही है कांवर पक्षी अभयारण्य। यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय स्थित कांवर पक्षी अभयारण्य को बिहार सरकार ने किस वर्ष पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित एकमात्र रामसर स्थल है? तो कांवर पक्षी अभयारण्य बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। नेक्स्ट, यहाँ स्लाइड में भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, कटिहार। तो बेगूसराय में तो कांवर पक्षी अभयारण्य है, दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। यहाँ पे कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, दरभंगा। इसको राज्य सरकार ने पक्षी विहार के इस झील को राज्य सरकार ने पक्षी विहार के रूप में मान्यता कब दी? 1994 में। और कांवर को कब दी थी? 1998 में। क्षेत्रफल तो 20 से 100 वर्ग किलोमीटर में। 20 से 100 किलो वर्ग मीटर में कैसे? तो यह दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के पास स्थित है, इसलिए इसे कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़े पक्षी विहार में इसकी गणना होती है। यहाँ साइबेरियन प्रवासी पक्षी अक्टूबर माह में आने लगते हैं। शरद ऋतु में इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर तक रहता है, सीमित हो जाता है। वहीं मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में यह 100 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। कौन सा? तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में। इसकी मान्यता कब मिली पक्षी विहार के रूप में? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरभंगा स्थित, तो दरभंगा स्थित कौन सा कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य को बिहार सरकार ने किस वर्ष पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी थी? तो 1994 में। और कांवर पक्षी विहार को 1989 में मान्यता दी थी राज्य सरकार ने, और कुशेश्वर को 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार कश्मीरी लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? गोगाबिल, नागी पक्षी विहार, कैमूर पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार। तो हमने लिस्ट में चर्चा किया था कि गोगाबिल जो पक्षी विहार है, बक्सर पक्षी विहार जो है वह कश्मीरी लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है और कश्मीरी लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, पश्चिमी चंपारण। तो गोगाबिल कटिहार में है। गोगाबिल झील कटिहार में है, और वहीं को उसी को पक्षी विहार के रूप में मान्यता राज्य सरकार ने दिया। कब? 1990 ईस्वी में। तो 1989 ईस्वी में कांवर झील को सरकार ने मान्यता दी, 1990 में गोगाबिल कटिहार को मान्यता दी, और 1994 में कुशेश्वर दरभंगा को मान्यता दिया पक्षी विहार के रूप में राज्य सरकार ने। और गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इस पक्षी विहार में धनुषाकार झील है तथा वर्ष 1990 में इसे पक्षी विहार के रूप में राज्य सरकार ने मान्यता दी है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं गोगाबिल 1990 कटिहार में है, पक्षी विहार धनुषाकार झील। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील धनुषाकार झील है? तो अभी हम लोगों ने देखा गोगाबिल झील जो है वो धनुषाकार झील है, धनुष के आकार का यहाँ झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कटिहार स्थित गोगाबिल झील को राज्य सरकार ने किस वर्ष मान्यता दी? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नामी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई, कटिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण में नामी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है। अब हम लोग ये शुरू के 4 झील तो देख लिए येलो कलर वाले, अब नीचे के 4 झील देखेंगे। नामी डैम पक्षी अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है और यह बत्तख के लिए प्रसिद्ध है। नामी डैम पश्चिमी चंपारण। कैमूर अभयारण्य यह रोहतास जिले में है और 1979 में इसकी मान्यता दिया गया था। नकटी डैम पक्षी विहार, नकटी डैम 1987। देखिए नामी डैम अलग है और नागी डैम अलग है। नामी डैम नाम से संबंधित जो डैम है, डैम पक्षी अभयारण्य है, वह पश्चिमी चंपारण में है। और नाग से संबंधित नाग और नकटी ये दोनों जमुई में है और दोनों को मान्यता मिला था 1987 ईस्वी में। नाम जो है वो पश्चिमी चंपारण में है और नागी और नकटी जमुई में है और दोनों की स्थापना मान्यता कब मिली थी? 1987 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नकटी डैम पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई, कटिहार। तो जमुई जिले में नकटी डैम पक्षी विहार स्थित है। नकटी डैम और नागी डैम पक्षी विहार बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नामी डैम बत्तख के लिए प्रसिद्ध है। ये नामी डैम तो हो गया पश्चिमी चंपारण वाला, ठीक है, तो इस नामी डैम की यहाँ पे चर्चा नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। कलवर क्या है ये? तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव। हम लोग इस कलवर पक्षी उत्सव के बारे में जान लेते हैं। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 से 17 जनवरी 2021 को यानी 3 दिनों तक बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव का आयोजन जमुई जिले में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बड़ी पक्षी अभयारण्यों नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों में किया गया। नागी और नकटी ये दोनों जो पक्षी अभयारण्य हैं एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इन्हीं दोनों के मिलन स्थली पर बिहार का पहला राजकीय पक्षी अभयारण्य उत्सव, पक्षी उत्सव, जिसको नाम दिया गया कलवर, यह मनाया गया। कब से? तो 15 से 17 जनवरी 2021 को। इस पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना है। किसका? तो कलवर पक्षी उत्सव बिहार का पहला राजकीय उत्सव मनाया गया था 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच। नागी डैम पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो नामी डैम तो पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन नकटी और नागी ये दोनों जो पक्षी अभयारण्य है वह जमुई जिले में स्थित है। और कलवर जो उत्सव है पक्षी उत्सव वो यहीं मनाया गया था। जनवरी 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो जमुई जिले में किया गया, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य में। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? 33%, 22%, 17%, 15%। राष्ट्रीय जो नीति है वह कहती है कि 33.33% पर वन होना चाहिए, लेकिन बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, यह मैदानी क्षेत्रों में है, तो इसके लिए सरकार नीति में जो राष्ट्रीय नीति 1988 है उसमें कहा कि यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम 22% क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन स्थिति वैसी नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ 10.32 वन और वृक्षावरण को मिला लेते हैं तो 10.32% क्षेत्रफल पर ही वृक्षादन है। वृक्षादन में आपको वन और वृक्षों का आच्छादन है, वन और वृक्षावरण दोनों ही आ जाते हैं। आप लोग पिछला जो वीडियो देखिएगा उसमें आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988, इसके अनुसार किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33.33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 कहती है। परंतु बिहार का अधिकांश भाग मैदानी होने के कारण राष्ट्रीय वन नीति में यह कहा गया कि बिहार के पास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम
कुल क्षेत्रफल के 22% हिस्से पर वन होना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान में बिहार के पास क्षेत्रफल के मात्र 7.84 हिस्से पर ही वनों का विस्तार है। वनों का आवरण जो है वो 7.84 पर है और वृक्षों का आवरण है वो है 2.48% पर, और दोनों को मिला लेते हैं तो वृक्षादन हो जाता है बिहार के 10.32% क्षेत्रफल पर ही वन या वृक्षादन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? तो 33.3% पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो वन आवरण पूछ रहा है, वृक्षावरण नहीं, और वन आवरण और वृक्षावरण दोनों पूछता तो वृक्षादन हो जाता। तो वन आवरण जो है वो 7.48% क्षेत्रफल पर है। ठीक है, 2.48% पर वृक्षावरण है और टोटल जो वनों और वृक्षों का आवरण जो है वो है 10.32% भाग पर। ठीक है, इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई, कब की गई थी? 2015-16 में, 2016-17 में, 2020-21 में, 2013-14 में। तो बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी जो योजना जो है वह प्रारंभ की गई थी 2013-14 में, जिसका उद्देश्य क्या था? तो परंपरागत शहरी वानिकी से हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण को प्राथमिकता दिया जाना इसका मुख्य लक्ष्य था। शहरों में देखते होंगे कि वनों की जो संख्या है ना, अंधाधुंध कटाई होती है और वनों शहरों में वन न के बराबर है, यानी पेड़ पौधे भी न के बराबर है। तो यहाँ पे इसमें हरे भरे बनाने के लिए, ग्रीन बेल्ट का निर्माण करने के लिए यह योजना 2013-14 में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना बिहार सरकार द्वारा लाई गई थी। हरियाली मिशन के उद्देश्य के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत तक वृक्षादन के क्षेत्र को बढ़ाना है? हरियाली मिशन के तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र को बढ़ाना है? 10, 15, 20, 33। तो इसके तहत 15% तक लक्ष्य रखा गया है हरियाली मिशन के तहत कि बिहार में वृक्षादन के क्षेत्र को बढ़ाना है। वृक्षादन में आपको सब आ जाते हैं, वन जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सबको मिला के वृक्षादन हो जाते हैं, चाहे वन हो या वृक्ष हो। बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में हरियाली मिशन को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी तक वृक्षादन कितना है? तो 10.32%। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन वानिकी विकास अभिकरण का गठन किया है? 10, 20, 30, 40। तो बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 10 वन वानिकी विकास अभिकरण के गठन किया है। ठीक है, बिहार, अब यहाँ पे व्याख्या में लोग देखते हैं। बिहार राज्य वन विकास अभिकरण, बिहार सरकार ने आम लोगों की मदद से वानिकी विकास, सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बिहार राज्य में 10 वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है। बिहार राज्य वन वानिकी अभिकरण के अंतर्गत भारत के कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस जो अभिकरण है ना, इसके अंतर्गत भारत सरकार की योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण योजना, नैप, ग्रीन इंडिया मिशन इत्यादि, इन सबको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा कितने प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाता है? 25%, 50%, 75%, 100%। तो 100% उपलब्ध फंड कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। 100% सही उत्तर होगा डी। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के द्वारा 100% धन उपलब्ध कराया जाता है और बिहार सरकार ने इसे जो है अपने बिहार राज्य वन अभिकरण एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इन सारे वन वानिकी योजनाओं को, केंद्रीय योजनाओं को शामिल कर लिया है। बिहार के कितने जिलों में वन क्षेत्रों का चयन ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत किया गया है? 2, 4, 5, 6। तो
4 क्षेत्रों को, 4 जिलों के जो वन क्षेत्र हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। व्याख्या में लोग देखते हैं, बिहार के 4 जिलों के वन क्षेत्रों का चयन ग्रीन इंडिया मिशन, जो राष्ट्रीय स्तर की जो योजना है ग्रीन इंडिया मिशन, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इन चारों वन क्षेत्रों को सघन वन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 9.92 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है आने वाले दिनों में। और ये जिले कौन कौन से हैं, तो कैमूर का अधौड़ा क्षेत्र, मुंगेर का धरहरा क्षेत्र, बांका जिला और गया जिला, गया का इमामगंज। इन 4 जिलों के जो क्षेत्र हैं इनको सघन वन में तब्दील करने के लिए जो भारत सरकार का ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके तहत इन चारों जिलों को चयन किया गया है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्रों में शामिल है कौन कौन से, कैमूर ये शामिल है, मुंगेर ये भी शामिल है, बांका ये भी शामिल है, गया का इमामगंज ये भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी, तो ये सभी अभी व्याख्या में लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, 12, 15, 20, 38। तो बिहार के टोटल 20 जिलों में नमामि गंगा योजना के अंतर्गत गंगा घाटों और गंगा के सहायक नदियां जिन जिलों से गुजरती हैं उनके किनारे पे पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो गंगा है वो 12 जिलों से गुजरती है और बाकी इनकी सहायक नदियों को 8 जिलों को मिलाकर टोटल 20 जिलों में नमामि गंगे की जो योजना है इनके किनारे किनारे पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि नमामि गंगे भारत सरकार की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 2 चरणों में लागू किया जाना है। पहला चरण अभी चल रहा है, दूसरा चरण अब तुरंत स्टार्ट होगा। आज का अगला प्रश्न, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो अभी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, अभी हम लोग ने इसकी चर्चा की थी, तो 20। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 9 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, 28 नवंबर, 5 दिसंबर। तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार द्वारा मनाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग का जो सीरीज था आज यहीं समाप्त होता है और बिहार ज्योग्राफी का टॉपिक भी आज यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, ना आए, अच्छा आए तो भी कमेंट करिए और आपको इसमें कोई कमी रह गई वो भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे बताएं, हमें अवगत कराएं, तभी हमें सुधारने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।